हेलो एंड वेलकम। आपका स्वागत है फेस टू फेस में। मैं हूं निशा अरोड़ा और आज हमारे साथ हैं फरीदाबाद की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के किंग मिस्टर गोल्डी सलूजा। ऑटोमोबाइल्स के साथ इनके और भी कई बिजनेसेस हैं, पेट्रोल पंप, एग्रीकल्चर, लेकिन आज हम बात करेंगे ऑटोमोबाइल्स की और साथ में ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फ्यूचर की। बहुत स्वागत है आपका फेस टू फेस में। थैंक यू। सबसे पहले हम इंटरव्यू को शुरू करें उससे पहले हम जानना चाहेंगे आपके बारे में, आपकी जर्नी और जो ये एम्पायर आपने खड़ा किया उसकी जर्नी के बारे में। माइग्रेशन के टाइम पे काफ़ी मजबूरियां थी, रहने की जगह नहीं थी, खाने की रोटी नहीं थी, लोगों को परेशानी थी। और मेरे दादाजी को ऑफिशियली अंग्रेज़ों से राय साहब का खिताब मिला हुआ था, जिसकी वजह से उनको राय ताराचंद ही बुलाया जाता था। पॉलिटिक्स में जानकारी थी, या यूँ कहें कि उस वक़्त फ्रीडम के लिए जब जॉइंट पाकिस्तान था तो एक दूसरे को लोग बहुत अच्छे से जानते थे, पॉपुलेशन भी इतनी नहीं होती तब। तो जवाहरलाल नेहरू ने राय साहब की ड्यूटी लगाई कि फरीदाबाद को बसाना है, और इस तरीके से मेरे दादाजी यहाँ के फर्स्ट म्यूनिसिपल प्रेसिडेंट बने। और यहाँ पर जितने आए हुए हम पंजाबी या जितने भी आए हुए वहाँ से लोग जो माइग्रेटेड थे, उन सबको ज़मीनें और मकान अलॉट करके कोशिश की कि फरीदाबाद को पूरा बसाया जाए। बल्कि मुझे छोटा सा था जब मुझे याद है चाइना वॉर में कभी अटैक की बारी दिल्ली से मैसेज आता था, तब तो ये व्हाट्सएप वो मोबाइल्स नहीं हुआ करते थे, और वो खुद जाके सायरन बजाया करते थे ताकि ब्लैकआउट हो जाए। वो एक समय की बात है। उनके होते हुए मेरे ग्रैंडफादर ने ही, मतलब उनको गवर्नमेंट ने प्रेस किया कि आप फरीदाबाद एक कस्बा है और यहाँ पर एक पेट्रोल पंप लगाइए। हालांकि पेट्रोल पंप की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि इतनी पॉपुलेशन नहीं थी। तो इस तरीके से हमारा पेट्रोल पंप आया, और राय साहब के फिर गुजर जाने के बाद मेरे फादर श्री वाजिद सलूजा अनअपोज्ड म्यूनिसिपल प्रेसिडेंट बने। और धीरे धीरे फरीदाबाद की तरक्की में, जैसे कि कैपिटल बस स्टैंड, कैपिटल बस सर्विस मेरे दादाजी ने शुरू करवाई थी। यहाँ पर पहला डॉक्टर फरीदाबाद में, क्योंकि कस्बा था, हमको एक अच्छा डॉक्टर चाहिए था, तो डॉक्टर प्रताप चंद्र सेठ को यहाँ माइग्रेट करवाया था दिल्ली से। तब मतलब बहुत आपस में हम लोग एक दूसरे को, मतलब हम के समाज में सब एक दूसरे को अच्छे से जानते थे, इज्जत किया करते थे, पहचानते थे। और सबकी एक ही तकलीफ़ें थी कि सबको अपना घर एक नए सिरे से बनाना था। तो बस उसके बाद फादर के बाद मैं अपनी फैमिली में एल्डेस्ट, मेरे फादर 5 भाई 2 बहनें, और फादर के बाद फादर में फैमिली में, मतलब उस पीढ़ी में मैं, उसके बाद नेक्स्ट पीढ़ी में एल्डेस्ट। मेरा सफ़र शुरू हुआ शुरू में सरकारी स्कूल से, जो मतलब केजी वाली शिक्षा बोलो या खेलने वाली फर्स्ट सेकंड वाली जो है। उसके बाद मुझे एडमिशन लिया मैंने सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट स्कूल में, जो कि 5 नंबर में स्थित था। 5 नंबर में 10th तक की एजुकेशन थी, और उसके बाद एकदम जो है, पहले तो इंटरमीडिएट होती थी, प्रेप होती थी, लेकिन गवर्नमेंट ने 10+2 इंट्रोड्यूस कर दिया था। तो एक किस्म का हमारे को ये हो गया था कि अब 9th, 10th, 11th जो कि फरीदाबाद में सिर्फ केंद्रीय विद्यालय होता था, उसमें हायर सेकेंडरी जिसे कहते हैं हुआ करती थी। और अगर कॉन्वेंट स्कूल में मैंने 9th तक एजुकेशन ली। 9th के बाद चूँकि मुझे नॉन मेडिकल चाहिए था और मेरे इंजीनियरिंग करने का विचार था, मैं केंद्रीय विद्यालय में शिफ्ट हो गया। केंद्रीय विद्यालय में शिफ्ट होने के बाद 3 साल वहाँ हमने एजुकेशन ली, और 1977 में आई वॉज दी, मतलब लास्ट बैच था मेरा। 78 से 10+2 चालू हो गई थी, यानी कि 1 साल स्कूलिंग में और बढ़ गया था। तो 74 to 77 मैंने केंद्रीय विद्यालय से नॉन मेडिकल में एजुकेशन प्राप्त की, और मेरा इंटरेस्ट बहुत था स्पोर्ट्स में। मैं एक नेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स प्ले किया करता था। आई वॉज ए गुड एथलीट। सुनील वॉल्सन जो कि फर्स्ट इंडियन टीम में थे, वो
हालांकि खेले नहीं थे पर फर्स्ट इंडियन टीम में थे, वो मेरे साथ उसी स्कूल में थे, हम दोनों स्कूल को रिप्रेजेंट किया करते थे। 77 के बाद मैं एडमिशन लिया मैंने DAV कॉलेज चंडीगढ़। वहाँ मैं अपनी प्री इंजीनियरिंग के लिए गया। स्पोर्ट्स कोटा में एडमिशन मिला, कपिल देव हम सब इकट्ठे हुआ करते थे क्योंकि वो भी स्पोर्ट्स कोटा से थे। अपनी प्री इंजीनियरिंग वहाँ से करने के बाद मैंने कंपटीशन में किया और मेरा YMCA में सिलेक्शन हो गया। फिर 4 साल मैंने YMCA में इलेक्ट्रिकल में इंजीनियरिंग की और 1982 में पास आउट हुआ। 82 के बाद मैंने एक वर्कशॉप लगाई क्लच के पार्ट्स, क्योंकि क्लच ऑटो में मेरे फैमिली के अच्छे रिलेशंस थे, इन्वेस्टमेंट्स थी, डायरेक्टर थे हम उसके। तो क्लच के पार्ट्स बनाने के लिए मुझे शौक़ था कि मैं सेल्फ मेड रहूं, तो इसलिए मैं अपना ही बिजनेस मैंने खोला। बिजनेस चला और कंपनियों के साथ भी मैं जुड़ा, एफिलिएट हुआ। तब मारुति नई आई थी। नई जनरेशन एनवायरनमेंट कॉन्शियस है और चाहती है अपने कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करना, तो EV इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की तरफ बढ़ रही है और हम ये सोचते भी हैं अभी कि आने वाला फ्यूचर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का है। तो आप क्या सोचते हैं कि ये सच में पॉसिबल हो पाएगा? इलेक्ट्रिक व्हीकल बेसिकली हम लोग अगर देखें तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल 2 व्हीलर्स में अगर मैं बोलूं तो बहुत एक सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी मेथडोलॉजी रहेगी। 4 व्हीलर्स में अभी हम येट टू सी, क्योंकि उसकी प्राइसिंग चाइना में अगर हम ध्यान से देखें, इसको आए हुए काफ़ी टाइम बीत गया, तो हम बेसिकली फाइट कर रहे हैं सोर्स ऑफ एनर्जी। हम ये कहते हैं कि पोल्यूशन है, कार या एक मशीन चलेगी इलेक्ट्रिक बैटरी से, पर इलेक्ट्रिक बैटरी को भी तो चार्जिंग चाहिए, उसके लिए हमें बेसिक चाहिए इलेक्ट्रिसिटी। और हम एज इट इज़ सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग कंट्री नहीं है। अभी हम फिर थर्मल पे, और उसके बाद उसमें सबसे बड़ा चैलेंज है लिथियम आयन बैटरी। हमारे मोबाइल्स में भी लिथियम आयन बैटरी है, पर लिथियम आयन बैटरी का एक डिसएडवांटेज ये है कि उसका डिस्पोजल नहीं है, और इलेक्ट्रिकल में उसकी कॉस्ट बहुत हैवी जा रही है। तो अभी इलेक्ट्रिकल इंट्रोड्यूस हुई है और मैं ये सोचूंगा अगर हम माने तो इसका मार्केट शेयर करीबन 5-7% तक रहेगा, क्योंकि कॉस्ट इतनी रहेगी। और जब तक लोग इसको 5 साल चला नहीं लेंगे, देख नहीं लेंगे कि रीयूजेबल है, इसके डिफेक्ट्स क्या आते हैं। हाँ, ये ज़रूर है पोल्यूशन ज़ीरो, पोल्यूशन के लिए बहुत अच्छा है ये विकल्प। हालांकि हाइड्रोजन भी वर्क हो रहा है, वो भी पोल्यूशन को कम करने के लिए है। हमारी कंट्री चूँकि ऑयल इंपोर्ट करती है तो कंट्री के लिए भी बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और अब तो देखा जाए तो लिथियम की हमारी खानें कुछ कश्मीर के पास भी निकली हैं, पर उसमें 10 साल लगेंगे उसकी डेवलपमेंट में। जो हम लिथियम अभी इंपोर्ट करेंगे तो वो अब इंडिया में भी अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा अपनी माइंस निकल आई हैं जो भी फाइंड आउट हुई हैं, विच इज़ ए वेरी गुड न्यूज़ फॉर द कंट्री। ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी जॉब्स कैसी हैं और आने वाले टाइम में कितनी जॉब्स बढ़ सकती हैं, आप क्या कहेंगे? ऑटोमोबाइल्स देखिए बहुत ग्रोइंग है। ऑटोमोबाइल्स की हमारे इंडिया में अभी आप अगर रेशो देखो तो अगर हम ये मानते हैं कि अमेरिका में या हम ये कहें ऑस्ट्रेलिया में पर 1000 करीबन 900 व्हीकल्स बिकती हैं, यानी कि 1000 लोगों के पास 900 गाड़ियाँ होती हैं। और इंडिया में अभी इसकी रेशो सिर्फ 30 से 40 गाड़ी की 1000 में। सो बहुत ज़्यादा अभी हमारे पास स्कोप है। यूथ प्रेफर कर रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, लोगों को धीरे धीरे फीचर्स की ज़रूरत पड़ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी ज़्यादा आ चुकी है। तो ऑटोमोबाइल्स में जॉब भी बहुत है, क्योंकि सिर्फ कार मैन्युफैक्चरिंग नहीं, उनके वेंडर्स जो बेचते हैं आगे उनको जो सर्विस करते हैं, तो उसमें एम्प्लॉयमेंट काफ़ी जनरेट होता है। तो मैं ये कहूँगा कि ऑटोमोबाइल्स का अभी आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छा फ्यूचर है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, चाहे इंटरनल कंबशन हो, चाहे वो आप एक कहो कि हाइड्रोलिक आ जाए या सॉरी अपना ये हाइड्रोजन आ जाए। अब बढ़ते हैं राजनीति के सवालों की तरफ। आपका परिवार पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा के काफ़ी करीबी रहा है और कांग्रेस समर्थक भी कहे जाते हैं आप, और ऐसी चर्चा भी है कि इसका आपने अपने बिजनेस में इस जो ये राजनीति थी बहुत फ़ायदा उठाया, आप क्या कहेंगे?
देखिए, एक बार आप पॉलिटिकल पार्टी के साथ जब नाम आपका लिंक हो जाता है ना, तो एक बात तो बहुत ज़्यादा सबसे पहले बात आती है फ़ायदा उठाया। आज तक मैंने कभी नहीं सुना कि कोई आदमी पॉलिटिकल पार्टी से लिंक हुआ किसी से कहा हो कि तुमने बहुत घाटा खाया। सभी के लिए फ़ायदा होता है, ये कहा जाता है और मशहूर है। अब रही बात की आप क्या कहा पॉलिटिकल, मैंने जैसे आपको बताया राय साहब पार्टीशन के टाइम से यहाँ आए, तब था ही कौन, अकेली कांग्रेस तो थी। ये जितने आज के पॉलिटिशियंस के बैकग्राउंड है सब कांग्रेस से निकले हुए हैं, तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो वैसे ही हो गया। ही वॉज नॉट ए पॉलिटिकल पर्सन, उन्होंने कभी कोई इलेक्शन नहीं लड़ा। ही वॉज ए सोशल वर्कर, उन्होंने सारे सोशल काम किए, ये पब्लिक के लिए फरीदाबाद को बसाना, ये बस स्टैंड, ये डॉक्टर, ये पंप, ये सब कुछ पब्लिक के लिए किया। और उसके जान के जाने के बाद मेरे फादर को क्योंकि म्यूनिसिपल प्रेसिडेंट बनाया गया, तो मेरे फादर ने भी सोशल सर्विस की। मेरी मदर ने हॉस्पिटल वेलफेयर सोसाइटी चलाई, गरीबों के लिए शिविर लगाए, गांव में जाके शिविर लगाए। और चलते चलते जैसे जैसे बाद में ये पार्टियां बनती गई, विचार अलग होते गए और जनसंघ आई, कांग्रेस आई, अलग अलग होते गए, तो जहाँ जहाँ मित्र थे, संबंध थे। और यूँ बोले कि अगर आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करते हैं इन पर्टिकुलर, वो मेरे फादर के पॉलिटिकल दोस्त नहीं थे। वो मेरे फादर के बहुत पुराने मित्र हैं, थे भी नहीं हैं। और मेरे फादर ने हमेशा स्टेज पे खड़े होकर हमेशा एक है, चाहे बीजेपी के किसी उम्मीदवार को सपोर्ट भी किया तो ठोक के कहा है कि मैं आज भी उनका बड़ा भाई हूँ। तो हम क्या कहना चाहते हैं कि पॉलिटिक्स से रिश्ते बदल जाते हैं जी। लेकिन 2014 और 2019 के चुनावों में आप बीजेपी को समर्थन देते नजर आए, तो क्या जो हुड्डा जी के साथ रिश्ते थे उनमें तल्खियां नहीं आई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हुड्डा जी के पास जाना, हुड्डा जी का हमारे पास आना आज भी बिल्कुल वैसे है। मित्रता में कोई भी चीज़, अब एक आदमी वेजिटेरियन एक नॉन वेजिटेरियन दोनों मित्र हैं, तो क्या मतलब आपस में बैठेंगे नहीं? विचार अलग हो सकते हैं। हो सकता है कि वजह भी रही हो कि मेरे फादर को ये लगाओ कि ये कैंडिडेट इज़ ए बेटर कैंडिडेट फॉर दी सिटी, क्योंकि वो सोशल वर्कर है। ही इज़ नॉट अटैच कि कांग्रेस के साथ हूँ और कांग्रेस में आप किसी को भी अगर खड़ा कर देंगे तो मैं साथ दूंगा। ऐसे ही वो भूपेंद्र हुड्डा के मित्र हैं और उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा से आप जो कहो फ़ायदा उठाया, तो आपको फ़ायदा भी बताया। तो क्या फ़ायदा उठाया? पंजाबी भवन, उसके लिए लैंड ली पब्लिक यूज़ के लिए। दशहरा ग्राउंड उन्होंने अलॉट करवाया पब्लिक यूज़ के लिए। इसको अगर फ़ायदा कहेंगे तो फ़ायदा निजी फ़ायदा नहीं है। और निजी फ़ायदे के लिए अगर कहें तो मेरे पेट्रोल पंप जितने पहले थे उतने आज भी हैं। आगे बढ़ते हैं। पूरी दुनिया में हर जगह किसी ना किसी बात को लेकर युद्ध छिड़ा हुआ है, तो ऐसे में वर्ल्ड ट्रेड, क्योंकि आप एक बिजनेसमैन हैं, तो वर्ल्ड ट्रेड के लिए आपको कोई टेंशन होती है? देखिए, अगर हम अपनी कंट्री से बाहर निकल के इसको जियो इकोनॉमिक जोन में जाके देखें, पॉलिटिकली इफेक्ट पड़ रहा है, इकोनॉमिकली हर एक कंट्री को इफेक्ट पड़ रहा है। सबकी जीडीपी पहले जैसी नहीं रही। और मैं ये कहूँगा कि ये वॉर के बाद पूरी दुनिया कुछ अस्त व्यस्त हो गई, मतलब डिस्टर्बेंस आ चुकी है। आज लंदन का हाल देख लीजिए, राशनिंग चल रही है लंदन जैसी कंट्री में, डेवलप्ड कंट्री। अमेरिका में देख लीजिए, इन्फ्लेशन हाई है, वो अपने बैंक इंटरेस्ट बढ़ा रहे हैं। अमेरिका जब अपने बैंक इंटरेस्ट बढ़ाता है तो जिन्होंने यहाँ इन्वेस्टमेंट की होती है वो इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करते हैं, हमारी फॉरेन करेंसी बाहर जाती है, हमारी इकॉनमी पे फ़र्क पड़ता है, हमारे रिजर्व्स पे फ़र्क पड़ता है। तो ऐसा नहीं है, चूँकि आप ये मानिए कि अब ट्रेड जैसे इंडिया में हम समझते हैं कि अगर हम यहाँ से बॉम्बे इंपोर्ट करते हैं या बॉम्बे को माल जाता है, कश्मीर को माल जाता है, इसी तरीके से ग्लोबल ट्रेड अब एक किस्म का बहुत छोटा हो चुका है। कोई भी चीज़ कहाँ से कहीं ट्रेड की जा सकती है, एक्सपोर्ट बोलें इंपोर्ट बोलें। आज भी हमारा सबसे ज़्यादा इंपोर्ट 140 बिलियन का आज भी इससे चाइना से है। तो हम क्या कहना चाहते हैं कि मतलब अब ये धीरे धीरे जैसे जैसे इफेक्ट पड़ता जाएगा, चीज़ों के प्रभाव पड़ेंगे और एक जो सबकी करेंसीज हैं उनके रेट बदलेंगे, तो क्या हमारे इकोनॉमिक जोन पे फ़र्क नहीं पड़ेगा? और आप देख लीजिए पिछले कुछ सालों से
हर चीज़ एक्सपेंसिव होती जा रही है। इन्फ्लेशन यहाँ भी बहुत ज़्यादा आई है। श्रीलंका का हाल देख लीजिए, पाकिस्तान का सराउंडिंग में हाल देख लीजिए, अब तालिबान का हाल देख लीजिए, हमारे आसपास तो ऑलमोस्ट बर्बादी हुई पड़ी है। तो ये इफेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अब ये किस दिशा में जाए और कहाँ तक लेके जाए, इसके बारे में अभी मैं तो इतना बड़ा इकोनॉमिक वो नहीं हूँ, ज्ञाता नहीं हूँ, लेकिन कह नहीं सकते। हाँ, ये ज़रूर हमें भी डर लगता है कि हमारी कंट्री, क्योंकि सेल्फ डिपेंडेंट कंट्री है, हमारी पॉपुलेशन अच्छी है, तो शायद इन सब से कम इफेक्ट हो हमारे को, क्योंकि हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है और सेल्फ यूजेज के लिए हमारे पास इतनी कंजप्शन के लिए जगह है। तो ये थे हमारे साथ मिस्टर गोल्डी सलूजा। वर्ल्ड इकोनॉमी के बारे में बात की, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, और ऑटोमोबाइल्स में जो जॉब्स हैं और फ्यूचर में जो जॉब्स हो सकती हैं उसके बारे में काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। मैं निशा अरोड़ा अगले हफ्ते फिर मिलूंगी आपसे किसी और ऐसे ही शख्सियत के साथ। देखते रहिए पिनाका टाइम्स।